प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण योगदान है। मौर्य काल में एक प्रभुत्व, एक राजनीतिक एकता, सुदृढ़ एकीकरण, केंद्रीकृत व्यवस्था का जो आरंभ हुआ था, उसके बाद मौर्योत्तर काल में फिर छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया, उत्तर दक्षिण के भागों में। लेकिन गुप्त काल या गुप्त वंश के उत्थान के साथ ही भारत विश्व के मानचित्र पर एक सशक्त राजनीतिक एकीकृत केंद्रीकृत भारत के रूप में उभर कर सामने आता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने भारत के एकीकृत भारत के कल्पना की थी, वृहत्तर भारत की जो कल्पना की थी, वो वास्तविक रूप हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है। अगर गुप्त काल की हम बात करें तो गुप्त काल के बहुत सारे शासक रहे हैं। विभिन्न शासकों की क्या क्या उपलब्धियां रही है, तो गुप्त वंश या गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, संस्थापक की बात करें तो संस्थापक है श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। प्रभावती गुप्त का जो ताम्रपत्र लेख है उसमें श्रीगुप्त को आदि पुरुष माना गया है और बताया जाता है कि श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। भारत का जो वर्तमान जो भारत का मैप देखते हैं, ठीक है, जो वर्तमान भारत का जो हम मैप देखते हैं, ठीक है, पुराणों में उल्लेख आता है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है, उससे पता चलता है कि जो आरंभिक जो गुप्त वंश था, प्रारंभिक जो गुप्त वंश था, ठीक है, वह इस क्षेत्र पर था। आरंभिक गुप्त काल वंश की जो शुरुआत होती है ये यहां से होती है। मगध, पश्चिमी बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, गंगा का पूर्व तटीय क्षेत्र, ये प्रारंभिक गुप्त वंश की शुरुआत होती है। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की, श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी, लेकिन वह स्वतंत्र रूप से शासक नहीं था, क्योंकि 230 के बाद कुषाणों की सत्ता समाप्त हो गई, तो सामान्यतः श्रीगुप्त सामंत के रूप में ही शासन करता रहा। श्रीगुप्त के बाद जो महत्वपूर्ण शासक बनता है दूसरा, उनके बाद उनका पुत्र श्रीगुप्त के बाद जो शासक बनता है वह बनता है घटोत्कच। ये संस्थापक फिर है घटोत्कच। ठीक है, महाराज की उपाधि धारण की, ज्यादा कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियां नहीं रही, फिर भी इसने अपने साम्राज्य को बनाए रखा। और उनके बाद जो महत्वपूर्ण जो संस्थापक कहते हैं, वास्तविक संस्थापक कहते हैं गुप्त वंश का, वो शासक बनता है, वह है चंद्रगुप्त प्रथम। पहला महत्वपूर्ण जो शासक है वह है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, प्रथम महत्वपूर्ण शासक है वह है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम शासक बनता है। चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां क्या रही, क्या क्या कार्य किए चंद्रगुप्त प्रथम ने? वैशाली, ठीक है, वैशाली एक महत्वपूर्ण गणतंत्र था, शक्तिशाली गणतंत्र था। तो सबसे पहला कार्य चंद्रगुप्त ने क्या किया कि वैशाली की राजकुमारी, ठीक है, वैशाली
की राजकुमारी, वैशाली की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। किससे? कुमार देवी से। कुमार देवी से विवाह करने से क्या हो गया? उन्हें वैशाली जैसे शक्तिशाली गणतंत्र का सहयोग मिल गया। इससे क्या हो गया? उसकी राजनीतिक शक्ति मजबूत हो गई सहयोग मिलने से। तो दूसरा, पहला कार्य वैशाली की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य, अपने राज्याभिषेक के साथ एक नवीन गुप्त संवत प्रारंभ किया था। गुप्त संवत प्रारंभ किया था, ठीक है, 319 ईस्वी में, जहां से उनका शासन शुरू होता है। चौथी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? चौथी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्के आरंभ किए थे। ये चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां थी मुख्यतः। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो शासक बनता है वह महत्वपूर्ण शासक है चंद्रगुप्त, और कुमार देवी का जो विवाह हुआ तो इनका पुत्र हुआ जिसका नाम था समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण शासक, बहु प्रतिभा का स्वामी, कविराज के नाम से प्रसिद्ध, अपने राजनीतिक प्रतिभा और शक्ति के बाहु से जो उसने विजय प्राप्त की, उसके कारण समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। विशेंट स्मिथ ने यह उपमा दी थी, भारत के नेपोलियन के नाम से विख्यात। कविराज के नाम से जाना जाता है, एक और नाम भी है कविराज। कविराज भी कहा जाता है, भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। इनके दरबार की एक महत्वपूर्ण विभूति थे, ठीक है, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। कौन थे? हरिसेन नामक इनके राजकवि थे, और राजकवि हरिसेन ने क्या लिखा? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त काल के इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के जीवन, उनकी दिग्विजय की उपलब्धियां, उनके व्यक्तित्व के साथ गुप्तकालीन प्रशासनिक पदाधिकारी, प्रशासनिक व्यवस्था के साथ गुप्त वंश के वंशानुक्रम की भी जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं, इलाहाबाद में है। ये मूलतः ये कौशाम्बी में था। प्रयाग प्रशस्ति मूलतः कौशाम्बी में था। इस पर अशोक का एक लेख है। उसके बाद में अकबर अपने काल में इसे इलाहाबाद लेकर आया था और इलाहाबाद के किले में लगवा दिया। इसमें अकबर का भी, बीरबल का भी लेख है, जहांगीर का भी लेख है, और एक के बाद एक प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त
की भी विस्तृत जानकारी, गुप्त वंश की विस्तृत जानकारी देता है। प्राचीन भारत के अभिलेखों का सरताज, अभिलेखों का सरताज, अभिलेखों का अभिलेखों सरताज प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति से क्या जानकारी मिलती है, या इसमें क्या है, कैसे, किसने लिखा, कौन सी लिपि में है, कौन सी भाषा में है, ये क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो ध्यान रखना है, प्रयाग प्रशस्ति जो लिखा गया है उसकी भाषा, प्रयाग प्रशस्ति की भाषा संस्कृत है, भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी, लिपि ब्राह्मी, और शैली चंपू शैली में लिखा है। शैली कौन सी है? चंपू शैली में लिखा गया है। महत्वपूर्ण अभिलेख है, ध्यान रखना, इससे संबंधित क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसी अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त की दिग्विजय की नीति की जानकारी मिलती है। देखते हैं कि इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजय की क्या जानकारी मिलती है। विजय, क्या विजय है? इसमें समुद्रगुप्त के द्वारा जो प्रदेश जीते गए हैं उन प्रदेशों की जानकारी मिलती है। ठीक है, यह सामान्यतः ये चंद्रगुप्त के समय का, चंद्रगुप्त प्रथम के समय ये स्थिति थी साम्राज्य की। जब चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त शासक बनता है तो समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को विजित किया, भारत के विभिन्न साम्राज्य को। सबसे पहले उसने गंगा यमुना के दोआब के प्रदेशों को जीता। ठीक है, पहली जो विजय थी उसकी, उसे आर्यावर्त विजय के नाम से जाना जाता है। कौन सी विजय? आर्यावर्त, आर्यावर्त यानी गंगा दोआब का क्षेत्र, यानी गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है। ठीक है, उसको जीता इसने। गंगा यमुना के ये 2 चरणों में पूरा हुआ, 2 चरण में पूर्ण हुआ। इसमें इसने 9 राजाओं को पराजित किया। कितने राजाओं को? 9 राजाओं को पराजित किया। फिर गंगा यमुना के बाद इसने दक्षिण के मध्य आठविकों को पराजित किया। दूसरी जो उसकी विजय थी, ठीक है, इस विजय, दूसरी विजय, ठीक है, मध्य भारत के आठविक जाति, जो वन्य जाति थी, उसको पराजित किया और उनको अपना भृत्य बना दिया। आठविकों को पराजित कर अपना भृत्य, दास बना लिया, सेवक बना लिया। ठीक है, इसके बाद इसने अपने साम्राज्य को और आगे बढ़ाया, दक्षिण में ले गया। तो तीसरी इसकी विजय थी, कौन सी विजय थी? दक्षिण भारत की विजय, दक्षिण भारत विजय। दक्षिण भारत विजय को उसने एक के बाद एक 12 शासकों को पराजित किया, 12 शासकों को पराजित किया।
ठीक है। उसके बाद जब उसने इस वाले प्रदेश को जीत लिया, इसका ये वाला प्रदेश उन्होंने दक्षिण भारत का ये प्रदेश जीत लिया, तो इसके बाद इसने इसकी विजय से आसपास के शासक हैं, राज्य हैं, वो भयभीत हो गए, डरने लगे समुद्रगुप्त की प्रतिभा से कि कहीं वो उन पर आक्रमण ना कर दे। तो उसके बाद जो उसकी विजय है वह दक्षिण के बाद उत्तर पूर्व की विजय। उत्तर पूर्व में अगर हम देखें तो ये प्रदेश तो इनके पास था, इसके बाद इधर वाले प्रदेश को भी उसने जीत लिया और उत्तर वाले प्रदेश को भी उसने जीत लिया, कश्मीर से नीचे तक का, ठीक है। जिसमें क्या क्या आता है, जैसे उत्तर पूर्व में नेपाल है, कामरूप है, ठीक है। तो इन प्रदेशों को इन्होंने जीत लिया। इसके बाद इसने पश्चिमी क्षेत्र को जीता, फिर इसने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को विजित किया। फिर समुद्रगुप्त की अगली विजय कौन सी थी? उत्तर पश्चिम विजय। उत्तर पश्चिम विजय, उत्तर पश्चिम विजय में उसने 9 गणतंत्रों को पराजित किया। 9 जो गणतंत्र थे उनको अपने अधीन किया, 9 गणतंत्र, ठीक है ना। गणतंत्र पढ़ता है ना, मालव है, योद्धेय है, ठीक है, काक है, मालव, योद्धेय, काक, खरपरेक, ठीक है ना, सनसोनिक, जैसे इन गणतंत्रों को भी इसने जीत लिया। इस प्रकार उसके साम्राज्य का ही हिस्सा बन गया। तो अब ये साम्राज्य यहां चंद्रगुप्त का था और ये साम्राज्य किसका हो गया? रेड कलर, और ये तो पहले से था ही, अब ये क्षेत्र इसके पास आ गया, तो ये हो गया समुद्रगुप्त का। किसका हो गया? समुद्रगुप्त का। तो समुद्रगुप्त ने भारत के एक विशाल क्षेत्र पर अधिकार किया। अगर हम देखें तो उसके जो ये विजय है, इन विजयों को के लिए उसने कौन सी नीति अपनाई, ठीक है। इसके बाद भी जो दूसरे क्षेत्र के लोग थे, वो विदेशी लोग थे, इसकी विदेशी लोगों के, विदेशों ने भी इसके विदेशी विजय भी इस पर साबित होती है कि उन्होंने एक के बाद एक नीति की बात करता है, तो इसमें हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले उसने जो नीति अपनाई विजय की, उस नीति को किस नाम, जैसे आर्यवर्त के 9 राजाओं को पराजित किया, उसके लिए उन्होंने राज प्रशोभुद्रण की नीति अपनाई। राज प्रशोभुद्रण की नीति अपनाई। इसके द्वारा, इस नीति के तहत इन राजाओं को विजित कर उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेना, ठीक है। इनको अपना भृत्य बना लिया, यानी सेवक या भृत्य की नीति, दास बना लिया। दक्षिण भारत की जो विजय की नीति अपनाई थी उसे कहा गया ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, ठीक है। ग्रहण का मतलब क्या होता है? शत्रु पर विजय प्राप्त करना, शत्रु पर विजय, ठीक है। मोक्ष उस शत्रु के को स्वतंत्र करना, शत्रु को स्वतंत्र करना, और अनुग्रह राज्य लौटाकर, राज्य लौटाकर। यानी समुद्रगुप्त को पता था कि वह उत्तर भारत में शासन चला रहा है और सुदूर दक्षिण वाले क्षेत्र को पर नियंत्रण रखना उसके लिए इतना आसान नहीं है। इसलिए उसने उन राजाओं को विजित किया, उन्हें बताया कि भाई आप पराजित हो चुके हो और आप समुद्रगुप्त के अधीन हो,
जब उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया तो उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की, ग्रहण मोक्ष शत्रु को आजाद कर दिया, वापस उस अनुग्रह उसका राज्य लौटा कर आप यहाँ शासन करिए, लेकिन आप समुद्रगुप्त के अधीन है, उसके द्वारा जो भी राज्य की आय राजस्व राजा तक पहुंचता रहना चाहिए और शासन व्यवस्था। तो दक्षिण विजय कौन सी थी, कौन सी नीति अपनाई, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति, ठीक है। उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम के जो राज्य